Hi, so it's a total hours what I study kind of session, and I'm not able to study, uh, so I'm taking help of Claude to give me a target, and like every 25 minutes target to study, and then I'll go. So they said to do quality, but I am really exhausted by doing notes. Hence, I'm switching to GKPYQ series by Parmar sir. So all due credit goes to sir. I'm just uh, revising. Uh, I'm reading and that's it. Okay. So I've set a 25 minute timer, but let's see how much I can like uh, go. So first statement is Article 131 gave High Court exclusive power to decide on central law validity. It was repealed by 43rd Constitutional Amendment Act. Okay, so which statement is correct and which statement is not? Article 30 exclusive jurisdiction of the Supreme Court regarding the constitutional validity of central law repealed by 47 Act. So the only two is correct. So it's 131A gave Supreme Court the power. uh, ओके सो ओके सेंट्रल लॉ की जो वैलिडिटी है उसकी उस पे ऑब्वियसली लॉ सेंट्रल है तो हाई कोर्ट कैसे ले सकता है इफ सेंट्रल लॉ इज दिस तो एक्सक्लूसिव पावर मेरे ख्याल से एस सी के बाद ही होनी चाहिए. सो इट इज़ 131A. एस सी हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन. सो आई एम नॉट राइटिंग ऑन टैब क्योंकि ना मुझे फील हो रहा है कि मुझे उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा. तो आई एम राइटिंग दिस ऑन कॉपी एंड रिमेंबर ट्राई टू रिमेंबर इट क्योंकि बिना लिखे मुझे याद नहीं हो रहा और मेरा दिमाग लिटरली उतना प्रोडक्टिव नहीं है. राइट नाउ आप देख भी पा रहे इट इज़ 2:30 एंड मेरी प्रोडक्टिविटी विद टाइम घट गई है बहुत ज़्यादा. सो आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज. और मुझे लगता है प्रोडक्टिविटी लिखने से आई मीन बढ़ती है. ओके तो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन एस की रिगार्डिंग इज 131A एंड उसको रिपील हो गया था ये बाई 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977. Okay, so the thing that I need to remember is 131A, that is amendment. So exclusive jurisdiction, jurisdiction or the jurisdiction of SC regarding the constitutional validity of central laws. So repeal हुआ ये कब 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1997. So इस वजह से गलती की वजह से हाई कोर्ट था. ओके नेक्स्ट थिंग 131 डिफाइन ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ द SC. स्टेट वर्सेस सेंटर होगा और स्टेट वर्सेस स्टेट होगा. तो कौन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन टू आर्टिकल 31 एक्सक्लूसिव प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड वाटर डिस्प्यूट. ओके तो SC डिसाइड करेगा, बट जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स मतलब शायद कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आने वाली चीज़ शायद. एंड वाटर डिस्प्यूट के केस में ये बोल नहीं सकता. ओके करेक्शन ग्रांट द सुप्रीम कोर्ट नॉट द हाई कोर्ट एक्सक्लूसिव पावर. ये करेक्शन था. सुप्रीम कोर्ट कवर्ड अंडर. ओके सुप्रीम कोर्ट किसके अंदर है? पार्ट 5 में. एंड आर्टिकल इसके कितने थे? 124 टू 147. ओके 124 टू 147. एंड हाई कोर्ट कहाँ पे है? पार्ट 6 ऑफ कोर्स उसके बाद ही आएगा. आर्टिकल कितना? 214 टू 231. ओके दिस टू थिंग वी हैव टू रिक्वायर्ड. एंड इसका एक्सेप्शन भी क्या है कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और वाटर डिस्प्यूट पे नहीं बात कर सकता है ना. water disputes. Okay. And judicially this concept was borrowed from judicial review. हाँ US से borrow किया गया था. And article grant the Supreme Court the power to review its own judgment.
ओके, आर्टिकल 137 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उनके खुद के ओन जजमेंट को रिव्यू करने का, रिव्यू पावर, ठीक है। जुडिशियल फीचर का इंडियन जुडिशियल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्ड बाय इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट, ओके, सो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट, ओके। सो आई हैव फिगर्ड आउट लाइक इसमें इसी चीज़ में आई थिंक 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है, ओके। सो 6 पॉइंट्स क्या क्या है एक बार फिर से याद करते हैं। 131A अमेंडमेंट जो हुआ था वो उसमें एक्सक्लूसिव जो जुडिस्डिक्शन पावर था सुप्रीम कोर्ट का था किस रिगार्ड में कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है किसी भी सेंट्रल लॉ की, ओके, वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ। मतलब इसका क्या मतलब है कि 131 जो होता है मतलब ओरिजिन डिफाइन करता है और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन डिफाइन करता है, मतलब किसके कहाँ तक पहुँच अगर बोल सकते हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस केस में, सेंट्रल वर्सेस स्टेट के केस में और स्टेट वर्सेस स्टेट के केस में। इसमें एक्सेप्शन क्या है, अच्छा एक चीज़ भूल गई, 43rd अमेंडमेंट एक्ट से इसको रिपील कर दिया गया जो कि 1977 में आया था, ओके, 1977 में आया था 47। इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसमें एक्सेप्शन है दैट वाटर डिस्प्यूट एंड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल amendments, okay, these are what and next क्या था, हाँ सुप्रीम कोर्ट किस में है, पार्ट 5 में है, 214 से 147 में है, एंड हाई कोर्ट किस में है, पार्ट 6 में है, सॉरी 124 से 147 में, और ये 214 से 231 में है, ओके। एंड ये तो मैंने बता ही दिया था। और जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया, यूएस से लिया गया है। 137 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने ही ओन जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। रिव्यू पावर, ओके। और हमारा जो इंडियन जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट है। दो तीन चीज़ मैं भूल गई थी, मैं इसमें 1977 भूल गई थी, 157 का ओरिजिन का था वो भूल गई थी, 124 से 147 में SC है, एंड 214 से 231 HC है, ये भूल गई थी। तो एक बार दोबारा लिखते हैं। आठ मिनट सिर्फ एक क्वेश्चन को बनने में हो गया। सी दिस इज माई प्रोडक्टिविटी राइट नाउ, क्या कर सकते हैं तो है। सो फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। 131 में एक्चुअल में क्या बोला गया है, ओरिजिन बताया गया है एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन के बारे में बात की गई है। ऑफ SC के बारे में बात करी गई है जो कि सेंट्रल एंड स्टेट और स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच में, ठीक है। इसमें जो अमेंडमेंट आया उसमें उसकी एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन के बारे में बात करी गई है ऑफ SC, और जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में बात करी है ऑफ सेंट्रल लॉ, ओके। अब जो ये है इसको मतलब हटा दिया गया था, आई थिंक रिपील का मतलब यही होता है, हटा दिया गया ऑन 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977 से, ठीक है। एंड इसके बाद इसमें एक्सेप्शन क्या था, इसमें एक्सेप्शन था कि ये जो है
ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को नहीं देती, एक्सेप्शन है इसमें और एक्सक्लूडिंग है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स एंड वाटर डिस्प्यूट, ओके। एंड देन इसमें जो SC है वो पार्ट 5 में है 124 से 147 में, एंड जो हाई कोर्ट है वो 6 में है 214 से 231 में। एंड हाँ, जुडिशियल रिव्यू जो है US से लिया गया है, एंड 31 समथिंग में 314 या 316 सॉरी 137 में है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास अपने ही ओन जजमेंट को जुडिशियल रिव्यू का पावर है, एंड इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। 137, ओके। एक बार दोबारा करना है मुझे, याद करके रहेंगे इसको। 11 में तो क्वेश्चन में ओके। सो 131 जो है आर्टिकल, ये किसकी बात करता है? ये ओरिजिन की बात करता है एंड एक्सक्लूसिव मतलब ओरिजिन एंड एक्सक्लूसिव जुडिस्डिक्शन की बात करता है ऑफ SC, दैट इज सेंट्रल वर्सेस स्टेट और स्टेट वर्सेस स्टेट के बारे में बात करता है, ठीक है। इसमें जो अमेंडमेंट हुआ 131A, इसमें वो जुडिस्डिक्शन पावर, एक्सक्लूसिव जुडिस्डिक्शन पावर की बात हुई, एक्सक्लूसिव जुडिस्डिक्शन पावर ऑफ SC की बात हुई, और इसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, वैलिडिटी ऑफ जो सेंट्रल लॉज है उनकी बात कर रही है, ठीक है। हाँ, जो ये वाला अमेंडमेंट हुआ था ये 43rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मतलब कि रिपील हो गया था, एंड दैट इज ऑन 1977। मतलब उसमें अमेंडमेंट था और ये रिपील हो गया, नाम मतलब तो यही है, या फिर बोल सकते हो उसका रिपील ही हुआ। तो इसके एक्सेप्शन क्या है? इसमें एक्सेप्शन है कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और जो वाटर डिस्प्यूट है इस पे ये एक्सेप्शन है, इस पे ये एक्सक्लूडिंग है, मतलब इस पर बात नहीं कर सकता, ओके। देन आता है सुप्रीम कोर्ट। हमारा सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में है, ठीक है। 124 से 137 आई गेस, 147 अभी भूल गई। और जो हाई कोर्ट है वो पार्ट 6 में है 214 से 231 में। ये गलत बोल रही हूँ मैं, 147 होगा या 143 पता नहीं। तो फिर जो जुडिशियल रिव्यू जो US से लिया गया है, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 137 के अंदर अपने ही जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, अपने ही ओन जजमेंट का, ठीक है। एंड इसी में एक और पॉइंट आता है, दैट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी। क्या था 147, यहाँ सही तो है 147, 231 भी सही है और ये 147 है, हाँ सारे सही है। बट स्टिल ना एक और बार कर लेते हैं। सो मैंने 4 बार लिख लिया ये। सो नाउ आई एम राइटिंग दिस फॉर 5th टाइम, ओके। ओके,
आई थिंक शायद इसे मेहनत कहते हैं, या इसे मेहनत कहते हैं। 131 में आर्टिकल में ओरिजिन एंड एक्सक्लूसिव, ठीक है, पावर ऑफ एससी के बारे में बात हुई, दैट इज सेंट्रल वर्सेस स्टेट और स्टेट वर्सेस स्टेट के बारे में। इसका भी 131 का एक अमेंडमेंट है जिसके अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन जो है, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन लिखना था मुझे, जुरिडिक्शन ऑफ जो एससी है, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक्स कह सकते, चेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और सेंट्रल लॉस होते हैं, तो इसे सेंट्रल लॉस पे करती है। तो इसमें इसका जो ये है, ये 43rd अमेंडमेंट एक्ट से 1977 से रिपील हो गया था, ठीक है। एंड इसमें जो वो है एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन क्या है कि ये ना जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो गया या फिर वाटर डिस्प्यूट जो हो गया, उस पर काम नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है पार्ट 5 में है 124 से 147 में, ठीक है। एंड जो हाई कोर्ट है वो पार्ट 6 में है, दैट इज 214 से 231 में, ठीक है। एंड जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमने यूएस से लिया है। एंड एक 137 बोल के एक आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ही ओन जजमेंट को जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, जो की पावर है। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जुडिशियरी है, वो इंटीग्रेटेड है एंड इंडिपेंडेंट है। याद हो गया फाइनली याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement. Article 263 empowers the parliament to establish interstate council. The council can investigate interstate dispute. Its composition include PM and union minister. Which of the following is correct? Okay, पढ़ते हैं। empowers parliament to establish interstate. Okay, मेरा फोकस इतना ख़राब हो गया है कि मैं एक बार में जब मैं लाइन पढ़ रही हूँ, मतलब जैसे कि मैंने ये पढ़ा द आर्टिकल 263 एम्पावर्स, मुझे समझ ही नहीं आया ऑनेस्टली। मैंने ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया, मुझे समझ नहीं आया, मेरा फोकस इतना गिरा हुआ है लिटरली। मुझे 5 बार लगे फर्स्ट चीज़ को याद करने में। नेवरदलेस जो सिचुएशन है वी हैव टू एक्सेप्ट एंड इसी से काम करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 263 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश इंटरस्टेट काउंसिल। तो मतलब 263 में बोलता है पार्लियामेंट की इंटरस्टेट मतलब 2 स्टेट के बीच में आई गेस एक काउंसिल बना सकते हैं। द काउंसिल कैन इन्वेस्टिगेट इंटरस्टेट डिस्प्यूट। ये काउंसिल है, ये इंटरस्टेट डिस्प्यूट इस पर बात कर सकती है। द कॉम्पोजिशन इंक्लूड्स पीएम एंड यूनियन मिनिस्टर, ठीक है। इस कॉम्पोजिशन में पीएम और यूनियन मिनिस्टर होंगे। तो आर्टिकल 2 और 3 सही है। काउंसिल कैन इन्वेस्टिगेट इंटरस्टेट डिस्प्यूट एंड ओके, सो करेक्शन क्या है इसमें, आर्टिकल 2 द प्रेसिडेंट नॉट द पार्लियामेंट हैज़ अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश। ओके, पार्लियामेंट नहीं कर सकती, हाँ, क्योंकि अगर पार्लियामेंट कहेगी तो क्या पता स्टेट और पार्लियामेंट में दोनों में सेम ही गवर्नमेंट हो, और अगर वो सेम गवर्नमेंट होगी तो वो अपने स्टेट वाले को प्रेफर करेगी ना। फॉर्मेशन बायस, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट वाज रिकमेंडेड बाय सरकारिया कमीशन 1983। फर्स्ट काउंसिल क्या था, तो फर्स्ट इंटरस्टेट काउंसिल was officially formed in 1990. ओके, नेचर ऑफ पावर, द काउंसिल डिसीजन आर नाइदर द बाइंडिंग नॉर द इन्फोर्सिंग। ओके, मतलब कि सजेशन टाइप है अगर बोला जाए तो, ठीक है। तो इंटरस्टेट में इसमें जो चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर थे,
यूनियन मेंबर में 6 कैबिनेट रैंक मिनिस्टर थे फ्रॉम द यूनियन ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। स्टेट में जो स्टेट के होंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन स्टेट असेंबली एडमिनिस्ट्रेटिव यूटी विदाउट असेंबलीज। ओके, union territory that have legislative assembly, specifically BP, JNK, okay, are represented by the chief minister। okay, तो की रिकमेंडेशन क्या थी? आर्टिकल 3 प्रेसिडेंट रूल शुड बी यूज ओनली एट लास्ट रिजॉर्ट इज द एक्सट्रीम केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। गवर्नर अपॉइंटमेंट रूल should be an eminent person for the outside of the state, not active in politics, appointed in the constitution of the state। minister should have a fixed 5-year tenure। अच्छा, मतलब कोई एमिनेंट पर्सन होना चाहिए आउटसाइड द स्टेट, नॉट एक्टिव इन पॉलिटिक्स, अपॉइंटेड कंसल्टेशन। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर गवर्नमेंट में एक्स IAS ऑफिसर्स होते हैं, IPS भी होते हैं, कुछ कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट मिनिस्टर दे शुड हैव फिक्स्ड 5-year टेन्योर, उनका 5 साल का, पर 5 साल से पहले भी वो रिटायर हो जाते कई बार। इंटर स्टेट काउंसिल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 लेटर फॉर्म्ड in 1990 act as a forum for dialogue rather than a mere advisory body। Fiscal federation increased financial resource autonomy for the state to reduce dependency on the state। It recommended sharing the net proceeds of the corporation tax with state। okay, permanent council under article fiscal federation। okay, administrative and legislative relations support a strong center for national unity but warned against over centralize the center should consult state after making law with the concurrent list। okay, should be strengthened for better coordination between union state। the 5 council region, zonal council origin, the zonal council was established under the state region। the zonal council chairman, the union home minister, serves as the chairman of all zonal council। northern, ओके, सेंट्रल में इतना इतना, ईस्टर्न में बिहार झारखंड, ओके, सदर्न में आता है इतना, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल लाइक द 5 जोनल्स। ये तो बहुत ही बड़ा आंसर था, 1.5 पेज ले लिया ये, कैसे याद होगा ये, कैसे याद होगा? ओके, तो फर्स्ट वाला गलत इसलिए था कि उसमें पार्लियामेंट, हाँ, PM एंड यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, सेकंड और थर्ड सही। इंटर स्टेट काउंसिल का क्वेश्चन, भी टफ नहीं हो जा रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट थिंग आर्टिकल 263, मुझे लगता है 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, तो 22 मिनट्स हो गए ऑलरेडी। आर्टिकल 263, प्रेसिडेंट नॉट द पार्लियामेंट has the authority to establish the interstate council। okay, next, formation bias के ऊपर basis, formation basis क्या basis है? establishment of interstate council was recommended by Sarkaria Commission 1983। okay, establishment of interstate council was recommended by Sarkaria Commission 1983। next, first council, first official interstate council was in 1990। next, nature of power, कैसा पावर है इसमें?
जो डिसीजन है इज नाइदर बाइंडिंग नॉर इनफोर्सिंग। बाइंडिंग मतलब वही है कि तुम्हें बाउंड करके भी नहीं रखेगा और ना तुम पे जबरदस्ती इन्फोर्स करेगा ना। आगे आते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। इसमें दो, पहले तो चेयरमैन इसका, वैसे इसको लाने की इस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की है, बट जो चेयरमैन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। फिर इसमें यूनियन मेंबर होंगे और इसमें होंगे स्टेट मेंबर। ओके, टाइम्स अप।